आज के मुख्य समाचार। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मुंबई में बिना हेलमेट चलाई बाइक तो होगी बड़ी कार्रवाई, जुर्माना और लाइसेंस होगा रद्द। रूस के झटके से बौखला उठा यूक्रेन के बाद पुतिन कर सकते हैं नाटो देश पर हमला। चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी संसद के अंदर और बाहर सक्रिय हो गई। मंगलुरु सड़क पर छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान करा सकती है, यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कर्नाटक के मंगलुरु का है। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक तेज रफ्तार BMW कार ने एक स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया। इस हादसे में महिला बुरी तरह से घायल हो गई है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना शनिवार को मंगलुरु जिले के बल्लभगढ़ जंक्शन की है। दोपहर 1:30 बजे के करीब एक तेज रफ्तार BMW कार ने डिवाइडर के दूसरी ओर चल रही स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया। एक अन्य महिला भी इस हादसे की चपेट में आते आते बची। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार महिला को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क की दूसरी साइड से एक हाई स्पीड में BMW कार आती है और रोड के दूसरी साइड आराम से चल रही एक स्कूटी सवार महिला के ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई। वीडियो में दिख रहा है कि इस टक्कर में स्कूटी के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहीं महिला स्कूट से दूर जाकर गिरती है। देखते ही देखते लोग मौके पर जमा हो गए और कुछ लोगों को महिला के पैरों पर खड़ा करने में मदद करते देखा गया तो कुछ ने BMW ड्राइवर को घूंसा मारकर लात मारना शुरू कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि BMW कार चालक शराब के नशे में था। मुंबई में बिना हेलमेट अगर बाइक चलाई तो कार्रवाई होगी। इस संबंध में नए नियम लागू किए गए हैं। अब से मुंबई में बिना हेलमेट बाइक चलाने पर बाइक राइडर्स का लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। ट्रैफिक नियम क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए संबंधित बाइक चलाने वाले को पुलिस स्टेशन ले जाकर 2 घंटे का वीडियो भी दिखाया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ साथ अब महाराष्ट्र की राज्य सरकार भी सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों में फेरबदल कर रही है। सड़कों में होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए अब मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। नए नियमों के मुताबिक अगर मुंबई में बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित बाइक सवार से जुर्माना भी वसूला जाएगा। ऐसे में अब मुंबई में बाइक चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी रखे जाने की जरूरत है। ऐसे में नए नियम क्या हैं, इस बारे में जानकारी हासिल कर लेना जरूरी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की ओर से YouTube में एक वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक नई घोषणा की है। इसमें DCP ट्रैफिक राज तिलक रोशन ने कहा है कि बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर चालान सीधे RTO को भेजा जाएगा और संबंधित बाइक चलाने वाले का लाइसेंस 3 महीनों के लिए रद्द किया जाएगा। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा। वहां उन्हें ट्रैफिक नियमों से जुड़ा 2 घंटे का वीडियो दिखाया जाएगा। इसके अलावा जनवरी महीने से मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने पर हॉर्न बजाने वालों के लिए भी एक अलग से मुहिम शुरू की है। कुछ लोग बिना वजह हॉर्न बजाते हैं। यह मुहिम ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही है। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर द पनिशिंग सिग्नल नाम से एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत बेवजह हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है। कुछ चुनिंदे ट्रैफिक सिग्नल पर डेसिबल मीटर लगाए गए। डेसिबल मॉनिटर मुंबई शहर के चारों ओर के ट्रैफिक सिग्नल से जुड़ा हुआ है। अगर बेवजह हॉर्न बजाए जाने से आवाज अगर 85 डेसिबल से ज्यादा होता है तो सिग्नल टाइमर रिसेट होता है। इस वजह से गाड़ियों का वेटिंग टाइम डबल हो जाता है। यही वजह है कि बेवजह हॉर्न बजाने वालों के साथ भी सख्ती जरूरी है। यूक्रेन पर रूस को हमला बोले 1 महीने से भी ऊपर हो गया है और इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका और नाटो संग पूरे पश्चिमी देशों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। जिसके बाद उन्होंने रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए कई सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इससे भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कहा जा रहा था रूस को यूक्रेन हमले के बाद काफी नुकसान हुआ है और वो जल्द ही हमला रोक देगा, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस ने अपनी पूरी तैयारी पहले से ही की थी, क्योंकि अब वो एक और नाटो देश पर हमला बोल सकते हैं। यह अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल जंग के बीच फिनलैंड की नाटो देशों से नजदीकियां काफी बड़ी हैं और उसकी यही नजदीकी भारी पड़ने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जब फिनलैंड की संसद को संबोधित कर रहे थे तभी फिनलैंड पर साइबर हमला हुआ है। इसके साथ ही हवाई क्षेत्र में भी उल्लंघन का मामला सामने आया है।
फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर हमला हुआ। हमले की जानकारी के तुरंत बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया। पूरे मामले की जांच चल रही है। घटना की जांच के बाद वेबसाइट को शुरू कर दिया गया है। सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक से पहले फिनलैंड ने बताया कि रूस के एक विमान IL-96-300 ने 3 मिनट के लिए हवाई सीमा का उल्लंघन किया था। विमान फिनलैंड के हवाई क्षेत्र में आने के कुछ समय बाद वापस चला गया। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा है। फिनलैंड अगले कुछ महीनों में नाटो देशों में शामिल हो सकता है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी इसी से बौखलाया हुआ है और वे साइबर हमला और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो देशों के करीब जा रहा फिनलैंड रूस का अगला शिकार हो सकता है। इसके साथ ही फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव एसा पुल्किनेन का कहना है कि हाँ, रूस प्रतिक्रिया जरूर देगा, लेकिन कैसे देगा ये पता नहीं है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें अपने फैसले को लेकर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। फिनलैंड सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे पुल्किनेन का कहना है कि रूस की धमकियों से हमें कैसे निपटना है, इसकी तैयारी करनी होगी। मुंबई हालिया चुनावी हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेतृत्व, जवाबदेही और आगे की राह पर सवाल उठाए, लेकिन अब सोनिया गांधी संसद के अंदर और बाहर सक्रिय हो गई हैं ताकि पार्टी में फूट से पहले आंतरिक दरार को रोका जा सके। सोनिया गांधी ने पार्टी के अंदर विद्रोही समूह के साथ विचार विमर्श किया है, जो राहुल गांधी के कामकाज से सहज नहीं है। उन्होंने संसद में भी मनरेगा का मुद्दा उठाया और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर संदेश देने में सावधानी बरती है। सीपीपी की बैठक के दौरान उन्होंने दल बदलू नेताओं को संदेश दिया कि हमारे विशाल संगठन के सभी स्तरों पर एकता सर्वोपरि है। मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है सब दृढ़ संकल्पित होकर करूंगी। हमारा पुनरुद्धार केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए और वास्तव में हमारे समाज के लिए भी जरूरी है। उन्होंने खासतौर से चुनाव परिणामों के बाद असंतुष्ट नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी समान महत्व दिया। उन्होंने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हाल के चुनाव परिणामों से आप कितने निराश हैं। वे चौंकाने वाले रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति CWC ने हमारे प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बार बैठक भी की है। मैंने अन्य सहयोगियों से भी मुलाकात की है। मुझे हमारे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर कई सुझाव मिले हैं। कई प्रासंगिक हैं और मैं उन पर काम कर रही हूँ। उन्होंने भाजपा विरोधी मोर्चे के बारे में भी बात की, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की खोज से परेशान विपक्षी दलों के बारे में उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि शिवसेना, TMC, राकांपा, NC नेताओं को एजेंसियों की अतिरिक्त सक्रियता के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी ईडी ने पूछताछ की थी। उन्होंने समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के बारे में कहा कि सत्ता में रहने वालों के लिए अधिकतम शासन का मतलब स्पष्ट रूप से डर फैलाना है। इस तरह की धमकियां और रणनीति हमें न तो डरा सकती हैं और न ही चुप करा सकती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, फेसबुक और ट्विटर जैसी वैश्विक कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं, पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक आख्यानों को आकार देने के लिए किया जा रहा है। यह पार्टियों और राजनीति से परे है। हमें अपने लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना जरूरी है, भले ही सत्ता में कोई भी हो। उन्होंने आरोप लगाया कि भावनात्मक रूप से दुष्प्रचार के माध्यम से युवाओं और बुजुर्गों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है और फेसबुक जैसी प्रॉक्सी विज्ञापन कंपनियां इसे जानती हैं और इससे मुनाफा कमा रही हैं। सोनिया गांधी के कार्यों से पता चलता है कि वो पार्टी के आंतरिक चुनावों से पहले कांग्रेस को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रही हैं और इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए काम कर रही हैं। वो गुजरात चुनाव के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी मिली हैं। हालांकि अंतिम परिणाम का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।